दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम हाजिर है देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में कोरोना का कहर, 16 से 31 जुलाई तक फुल लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। सूत्रों का कहना है कि पूरे बिहार में 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग मॉल, मंदिर, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन सब बंद रहेंगे। अभी मुख्य सचिव सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को ही कहा था कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने के लिए मंगलवार को फैसला ले लिया जाएगा। पटना समेत कई जिलों में लागू लॉकडाउन को और व्यापक रूप दिए जाने की सरकार की तैयारी है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के साथ ही इसके प्रसार को भी रोका जा सके। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना का शिकार अब बिहार बीजेपी भी हो गई है। बिहार बीजेपी दफ्तर के स्टाफ में 75 लोग यानी कि 75 नेता कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है और करीबन कल 100 नेताओं के टेस्ट कराए गए थे। इसके बाद बीजेपी दफ्तर को सैनिटाइज करने का काम भी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश में फिर से लौट रहा है लॉकडाउन। आज से कई शहरों में लगाई गई हैं पाबंदियां। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले 9 लाख को पार कर चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई शहरों में आज से एक बार फिर से लॉकडाउन लागू हो रहा है। ये सख्ती साफ बता रही है कि जिंदगी की रफ्तार को रोकना ही कोरोना काबू करने का इकलौता रास्ता माना जा रहा है। दरअसल हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना मामलों के आंकड़े अब डराने भी लगे हैं। कुछ केस की तादाद आज से 9 लाख का आंकड़ा भी पार कर गई है। आपको बता दें कि कोरोना को काबू करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत में सरकारी बसों को फिर से बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में एक दिन में 191 केस आए तो शाम 7 बजे से एक हफ्ते तक का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया, बिल्कुल कर्फ्यू की तर्ज पर। आपको बता दें कि रात से ही बेंगलुरु समेत दक्षिणी कर्नाटक में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिचवाड़ में भी आज रात से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पुणे में 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। वाराणसी में 5 दिनों यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक आधे दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। पाबंदियां शाम के 4 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। कुल मिलाकर तमाम सूबे कोरोना से सहम गए हैं। शहरों में फिर से सन्नाटा पसर रहा है। लॉकडाउन का दौर फिर आ रहा है, लेकिन ये भी तय है कि असली बचाव खुद लोगों के एहतियात बरतने, मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग से ही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट समेत 3 मंत्री बर्खास्त, प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीन गया। राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विशेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मंत्री पद से हटाए जाने का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के साथ ही विशेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर बहुमत की सरकार को अस्थिर करने के लिए धनबल का उपयोग करके साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस जाल में सचिन पायलट के साथ कुछ और कांग्रेस विधायक भी उलझ गए। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पायलट पर एक्शन के बाद हलचल तेज हो गई है और सोनिया से मिलने पहुंची है प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी खींचतान में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। साथ ही सचिन पायलट के समर्थन वाले मंत्रियों को भी हटा दिया गया। इसी के साथ अब अशोक गहलोत एक बार फिर से सियासी दंगल में विजेता बनकर सामने आए हैं। इन्हीं सबके बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची है। सचिन पायलट पर हुए एक्शन के बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंच गए। यहाँ पर गहलोत मंत्रिमंडल में बदलाव की जानकारी भी देंगे और साथ ही विधायकों के समर्थन का पत्र भी भेजेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से पर फांसीवादी ताकतों का है कब्जा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से पर फांसीवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने विचारों को वीडियो के जरिए जनता के साथ साझा करते रहेंगे। राहुल गांधी ने एक सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा कि आज भारतीय न्यूज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा फांसीवादी ताकतों के अधीन है। टेलीविजन चैनलों द्वारा घृणा से भरे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि केरल के वायनाड
वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि झूठ का नैरेटिव भारत को तोड़ रहा है। मैं हमारे करंट अफेयर, इतिहास, मौजूदा संकट को स्पष्ट करना और उन तक पहुंचना चाहता हूं जो सच्चाई में विश्वास करते हैं। कल से मैं उनके साथ वीडियो शेयर करूंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्लेनमार्क फार्मा ने कोरोना की दवा फेविफ्लू की कीमत 27% कम किया। अब 75 रुपए प्रति टैबलेट होगी प्राइस। आपको बता दें कि ग्लेनमार्क फार्मा ने एंटीवायरल दवा फेविफ्लू की कीमत 27% कम कर दी है। ये जानकारी कंपनी ने खुद ही दी है। पिछले महीने कंपनी ने इस दवा को बाजार में उतारा था। उस समय इसकी एक टैबलेट की कीमत 103 रुपए थी और अब इसकी कीमत 75 रुपए हो गई है। कंपनी ने तीसरे चरण का ट्रायल भी कर लिया है। बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में फैलने के बाद से सभी देश इसके इलाज के लिए दवाइयों की खोज में जुट गए हैं। जो दवाइयां बाजार में उतारी गई उनकी कीमत ज्यादा है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कहा कि उसने अपनी एंटीवायरल दवा फेविफ्लू की कीमत 27% कम करके 75% कर दिया है। आपको बता दें कि ग्लेनमार्क ने 20 जून 2020 को बताया था कि उसे भारत के ड्रग रेगुलेटर से फेविफ्लू की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद उसने कोविड-19 के मॉडरेट पेशेंट के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा का भारत में प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावों को किया खारिज। कहा कि बीजिंग के पास कोई भी कानूनी आधार नहीं। अमेरिका ने कहा कि चीन के दुनिया को हड़पने के नजरिए की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने नीति संबंधी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया बीजिंग को इस बात की अनुमति नहीं देगी कि वह दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य समझे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपतटीय संसाधनों पर हमारे दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोगियों और साझेदारों के संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़ा है। उनके ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप हैं। अमेरिका ने कहा कि वे समुद्रों की सुरक्षा और संप्रभुता के सम्मान की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े हैं और दक्षिणी चीन सागर एवं विहित क्षेत्र में ताकतवर की हर चीज जायज होने की बात खारिज करता है। पोम्पियो ने कहा कि चीन समुद्री दावों को कानूनी तौर पर लागू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि अधिकतर दक्षिणी चीन सागर में अपतटीय संसाधनों पर बीजिंग का दावा पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 8% से कम हुई संक्रमण दर। विशेषज्ञों ने कहा कि जल्द लग सकती है लगाम। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण कम होने लगा है। सोमवार को करीबन 2 महीने के बाद संक्रमण दर 8% के नीचे आ गई है। साथ ही बीते एक सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट भी 10% के नीचे बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति लंबे समय तक रही तो दिल्ली में संक्रमण पर लगाम लग सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 21,236 लोगों की जांच में संक्रमण के 1,573 मामले आए थे। इस हिसाब से संक्रमण दर अब तक 7.5% है। 30 अप्रैल के बाद यह पहली बार हुआ कि दर 8% के नीचे आई। बीते एक सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट भी 10% से कम बना हुआ है। यानी अब प्रति 100 लोगों की जांच में 10 से कम लोग ही संक्रमित मिल रहे हैं। एक समय यह आंकड़ा 40 तक पहुंच गया था। पिछले 20 दिनों में जांच के हिसाब से संक्रमण दर में 3 गुना की कमी आई है। आपको बता दें कि आईसीएमआर के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़ रहा है और संक्रमण दर लगातार घट रही है। आने वाले लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो महामारी के चक्र पर लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 0.5% संक्रमण दर होने पर सामान्य हालत माने जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी। किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाने का बना प्लान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा किसानों को मिल रहा है और इस योजना का असर क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2020-21 की रबी की फसल के बाद सर्वे करवाएगी। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुँचाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। किसानों की आय 2023 तक कितनी बढ़ जाएगी इसका कैलकुलेशन करने के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर विभाग के सचिव ने दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा के लिए बैठक की और इस मौके पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया जिसमें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति के बारे में बताया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के लिए कहा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया बयान। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक बार फिर से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन करे। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि यह विवाद का समय नहीं है। सभी विश्वविद्यालय को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए।
आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालयों को किसी भी मुद्दे पर कोई भी भ्रम है तो वे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात परीक्षाओं की है तो कोरोना संकट के चलते वह पहले ही इसे लेकर विश्वविद्यालय को काफी सहूलियतें दे चुके हैं। इसमें वह ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें वह ओपन बुक एग्जाम या फिर MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे परीक्षा के तरीके भी अपना सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। ऐसी ही जरूरी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही जरूरी खबरें चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को